अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हाल ही में विजय सर अभी अफ्रीका में किलिमंजारो पर भारत का झंडा लहरा के आए हैं। एडवेंचर की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे आपका मोटिव क्या है? मिशन एवरेस्ट है 2024 का, वो डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए ये कि हम उनको इस दिशा में ट्रेन करें कि वो ऐसी चीज़ें तो कर पाएँ जो वो पॉसिबिलिटीज़ के साथ कर सकते हैं। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका 91.2 NIVH हेलोदून पर और प्रोग्राम का नाम है अतिथि एट NIVH हेलोदून। तो आज हमारे साथ है विजय प्रताप सिंह, जो बहुत यंग हैं और एक डायनामिक पर्सनैलिटी रखते हैं। तो मैं चाहूँगा विजय सर, आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को खुद ही दें। धन्यवाद गंभीर एंड धन्यवाद NIVH के सभी श्रोताओं। और जैसा कि मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ NIVH हेलोदून इस प्रोग्राम को कि यहाँ पर मुझे मौका दिया काफ़ी सारे लोगों से कनेक्ट होने का। काफ़ी सारा एकदम कम्युनिटी है जो फॉलो करती है इस रेडियो को, और मैं भी कभी कभी फॉलो करता हूँ जब भी मेरे को मौका मिलता है, टाइम मिलता है। तो हमारा क्या है कि हम एक जो आउटडोर एडवेंचर कम्युनिटी है उसको मैं रन करता हूँ पिछले 7 सालों से, और उसी के थ्रू अलग अलग जगह पर जाकर हम एक्सप्लोर करते हैं, चाहे वो हिमालयाज़ हों। अभी हमने रिसेंटली अफ्रीका में भी वहाँ का माउंट किलिमंजारो रीजन को एक्सप्लोर किया। तो इन जगह पर एक कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं कि जैसे ट्रैकिंग हो गया, माउंटेनियरिंग हो गया, ऐसी साहसिक गतिविधियाँ करते रहते हैं हम। तो इनके थ्रू प्रमोट करने का हमारा एक प्रयास रहता है कि हिमालय की इन चीज़ों को प्रमोट किया जाए दुनिया के सामने, कि वहाँ पे ज़िंदगी कैसी है हिमालय के क्षेत्र में। वहाँ पे बहुत सारे रिमोट में गांव हैं, ठीक है, उनकी दिनचर्या कैसी होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग है उनकी दिनचर्या। कि वहाँ पे 6 महीने वो कट रहते हैं, जब बर्फ़ पड़ जाती है 3-4 महीने, तो उस टाइम पर तो बहुत स्ट्रगल्स हैं, और उन चीज़ों को हम दुनिया के सामने लाने का प्रयास करते रहते हैं इन चीज़ों से। तो हमारा एक कम्युनिटी मैंने स्टार्ट किया था 2016 में एडवेंथ्रिल के नाम से। तो उसी के थ्रू हम इन चीज़ों में युवाओं को रोज़गार हम प्रोवाइड करा रहे हैं पहाड़ के, क्योंकि वो अपने क्षेत्र के सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट है। अगर उनको हम थोड़ा प्रोफेशनली ट्रेन करें तो इस क्षेत्र में रोज़गार वगैरह भी बनाया जा सकता है। एक तो वहाँ पर रोज़गार जनरेट हो रहा है, फिर दूसरा नीचे से जो प्लेन के एरिया से या जितने भी नीचे से आते हैं, भारत के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से लोग आते हैं वहाँ, तो एक उनको रोज़गार का अवसर मिल रहा है, एक उनकी रोजी रोटी, कमाई, इनकम और एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो इसी के लिए हम प्रयासरत हैं एडवेंचर के थ्रू। चलिए, बहुत बढ़िया सर। और हाल ही में हमें खैर पता है, पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हाल ही में विजय सर अभी अफ्रीका में किलिमंजारो पर भारत का झंडा लहरा के आए हैं। तो मैं सर जानना चाहूँगा, इसके पीछे जो आपका एक लक्ष्य था, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या सोच के साथ आप उस चोटी पे चढ़े थे? चोटी पे तो मतलब पिछले 6 सालों से हम चढ़ ही रहे हैं। भारत में भी बहुत सारी चोटियाँ चढ़ी हैं। तो एक मन में ऐसे रहता था कि हम इतना ज़्यादा वो करते थे, मतलब उत्तरकाशी ज़िले में बहुत सारी चोटियाँ हैं, चमोली ज़िले में हैं, मतलब उत्तराखंड के देहरादून रीजन और हरिद्वार ज़िलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, और उन पर हम चढ़ते रहते हैं। बट लोगों को इसका जानकारी नहीं है। अभी भी मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनको इन चीज़ों का जानकारी नहीं है कि हमारे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा ऐसी चोटियाँ भी अवेलेबल हैं जो पूरी दुनिया में नहीं है, इतनी टफ हो रही है। तो एक फिर अंदर से वो आती थी कि लोग चढ़ते थे, किलिमंजारो चढ़ के आ गए, कोई कहता है माउंट एवरेस्ट चढ़ के आ जाते हैं, कोई अमेरिका में एकनकागुआ है, बहुत सारी अलग अलग पीक्स हैं हर महाद्वीप में। तो वो सब लोग चढ़ के आते हैं, वो समाचारों में हम भी पढ़ते रहते हैं। तो एक अंदर से आता है ना कि यार यहाँ की तो चढ़ते ही रहेंगे, ये तो अपना देश है। नहीं, चढ़ तो नहीं लिया है अभी, ये कहना एकदम गलत होगा, बट यहाँ पे तो चढ़ते ही रहेंगे, जिंदगी भर यहीं पर हैं। तो एक मन में ये था कि चलो बाहर भी चढ़ के आते हैं, वहाँ का भी तो देखें कुछ कि कैसे क्या सिस्टम है वहाँ, और काफ़ी सीखने को मिलता है। जब आप एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता में जाते हैं तो आपको वहाँ उस दूसरे वाले लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और जो हमने भी सीखा वहाँ जाकर, जो हमारे यहाँ पर है ही नहीं, कुछ इस तरीके की डिफरेंसेस हैं कि वहाँ पर लोग किस तरीके से काम करते हैं। उनका काम मुझे थोड़ा अच्छा लगा अपने यहाँ के से भी, मतलब मैंने 4 चीज़ें वहाँ नई सीखी होंगी, अगर वो हम यहाँ पर लगेंगे तो हमारे काम में कहीं ना कहीं 4 चांद लग जाएंगे उस चीज़ों से। तो मेरा जो अगला क्वेश्चन है आपसे ये है कि जैसे एडवेंथ्रिल है, बहुत सारी चीज़ें कराता है, साइकिलिंग कराता है, रनिंग कराता है, माउंटेनिंग कराता है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे अभी भारत में तो ठीक है, आपने बहुत जगह क्या ये सब इवेंट कराए हैं और आप नए नए लोगों से मिलते हैं, देश के कोने कोने से लोग आते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, यहाँ के लोगों में और जो सेम चीज़ें अदर कंट्रीज़ में भी कर रहे हैं, जैसे अफ्रीका में चीज़ें कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, माउंटेनिंग कर रहे हैं,
उन दोनों के बीच में आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है, और मतलब उनके काम करने का तरीका या हमारे काम करने के तरीके में क्या चीज़ें सीखने लायक है या क्या चीज़ें सिखाने लायक है इन सब, क्योंकि कम्युनिटी बहुत बड़ी है, तो आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा सवाल करा है आपने, और एक ज़रूरी भी है ये कि जैसे डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पर इंसान बंधनों में बन जाता है बड़ी आसानी से भारत में, कि भैया मैं कहीं जा रहा हूँ तो मैं 6 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, इस मेरे पीछे मेरी फैमिली का क्या होगा, या ये बच्चे कैसे वो करेंगे, ये क्या करेंगे, इन बंधनों में बन के ना इंसान कुछ कर ही नहीं पाता है। ये डिफरेंस है इंडिया के लोगों का और उसका। अब इसका मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। जो मैं अफ्रीका में गया तो मैंने वहाँ पर सीखा, या लोग उससे पहले भी मुझे ये पता चल चुका था, क्योंकि मेरा खुद का फैमिली मुझे खुद बांध के रखना चाहता है। आज क्यों झूठ बोलना है आप सब लोगों के सामने। जब 7 साल पहले जब मैंने जॉब छोड़ी थी, उससे लेके आज भी उनका एक सवाल रहता है कि मैं कल को भी नौकरी ज्वाइन कर लूँ, तो वो बोलेंगे बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये एक सामाजिक बंधन है, एक पारिवारिक बंधन है। ये सारी चीज़ें ना हमें आगे ना एक्सप्लोर नहीं करने देती हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रुकावट है कि हमारे यहाँ पर युवा अपने डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अगर युवा अपने डिसीजन 20 से 25 साल की उम्र में नहीं लेगा तो वो 25 साल बाद भी वही चीज़ें करेगा जो समाज और जो फैमिली उसका चाहती है। कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों में घिरा हुआ रह जाएगा। मैक्सिमम की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये डिफरेंस देखा कि हमारे यहाँ पे। फिर दूसरी बात आती है यहाँ पर, जैसे आपने बोला आउटडोर एक्टिविटीज़ हम करते रहते हैं, तो हम प्रमोट करते हैं इन चीज़ों को। 7 साल से हम प्रमोट कर रहे हैं। ऑल्दो हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि बहुत सारे युवा हो गए जो आईटी में जॉब कर रहे हैं, अलग अलग कॉर्पोरेट क्षेत्रों में जॉब कर रहे हैं। वो साल में एक बार अपना, क्योंकि आदमी एक जगह पर जब काम करता है तो बहुत मन वो हो जाता है विचलित सा, फ्रस्ट्रेशन सा, तो वो निकालने के लिए वो पहाड़ों में आते हैं। हम उनसे रीज़न पूछते हैं तो यही बोलते हैं कि भाई हेक्टिक ज़िंदगी है बहुत शहरों में, और ये तो इसलिए वो आते हैं। चलो युवा तो आ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो हेक्टिक वाला जो दिनचर्या है वो हर किसी की ज़िंदगी में है आज की डेट में। मतलब अगर एक 40 साल के लोग भी काम कर रहे हैं, हर दिन वही काम रिपीट, तो कहीं ना कहीं वो भी चाहेंगे कि यार थोड़े दिन के लिए हम कहीं दुनिया से कट ऑफ होकर अपना पर्सनल मी टाइम निकाल के कहीं जाएं, कहीं अपना समय व्यतीत करें, अपने बारे में सोचें कि और क्या बेस्ट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी का। तो ये डिफरेंस इंडिया के लोगों में और बाहर के लोगों में है। यहाँ पर सब लोग सफल भी हैं, इंजीनियर हैं, कोई अच्छे लेवल पर सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी अर्निंग है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अच्छा फैमिली लाइफ है, बट वो कहीं ना कहीं अपने लिए इन एडवेंचर के क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूँ, ट्रैवलिंग करते हैं, सब जगह जाते हैं, पर एडवेंचर नहीं कर पाते हैं वो। तो मैंने बाहर के लोगों में ये डिफरेंस देखा कि वो साल में 30, 35, 40 दिन की छुट्टी लेके अपने आप को एक्सप्लोर करने निकलते हैं, मतलब खुद को टाइम देते हैं। हाँ, अभी मैं गया किलिमंजारो पर, तो वहाँ पर मुझे ऑस्ट्रेलिया के, यूरोप के कई कंट्रीज़ के काफ़ी लोगों के, डॉक्टर्स, वकील, हमारे यहाँ के अगर मैं वकील किसी को बोलूँगा तो मेजोरिटी में बोल सकता हूँ कि 2% वकील एडवेंचर करते होंगे इंडिया में, आउट ऑफ अगर 100 में से। बट बाहर में देख लीजिए, हर वकील मैराथन रनर है, हर वकील पहाड़ चढ़ रहा है। मतलब मुझे बहुत सारे वकील मिले वहाँ, किलिमंजारो चढ़ रहे थे, डॉक्टर्स मिले, ठीक है, बहुत सारे बिजनेसमैन मिले। बिजनेसमैन 30-30, 35-35, 40-40 दिन की छुट्टी लेके आए हुए हैं घूमने के लिए। सोचो, अपना काम पूरी टीम पर छोड़कर, क्योंकि उनको वो एक्सप्लोर करने की आदत पहले से ही पड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं ये बहुत सारे आइडियाज़ भी देते हैं। अब वो मुझे मिले, मैं एक तरीके से ये मेरे लिए भी छुट्टी था। जब मैं अफ्रीका गया हूँ, मैं कुछ काम थोड़ी कर रहा था अपनी टीम के लिए, बस एक पहाड़ चढ़ रहा था मैं, तो मेरे लिए भी छुट्टी था। तो बट मुझे यहाँ से कहाँ क्या एक्सपोजर मिला कि मैं उन लोगों से कनेक्ट हुआ, अलग अलग देशों के लोग से, तो उन्होंने मुझे अपने आइडियाज़ शेयर करे कि वो क्या करते हैं, कैसे। अब कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी आया कि साल में हाँ एक बार तो ऐसे निकलना चाहिए कहीं दूसरे देश में, क्योंकि उनका एक एजेंडा ये रहता है कि वो अपने देश में उनके पहाड़ होंगे, सब कुछ होंगे, पर वो ये साल में एक बार कहीं ना कहीं दूसरी जगह जाते हैं, ताकि उनको वहाँ से उस कल्चर से काफ़ी सीखने को मिले, वहाँ पर किस तरीके की अपॉर्चुनिटी हैं, क्या आइडियाज़ वहाँ आ सकते हैं। तो ये चीज़ें ग्रोथ ज़रूर डिसाइड करती हैं। तो ये डिफरेंस समझ आया माइंडसेट का। तो मतलब मैं यही चाहूँगा, इस जो हमारा ये जो चल रहा है कार्यक्रम, इसके थ्रू लोग इन चीज़ों को समझें कि अपनी एक फ्रीडम की तरफ जाना ज़रूर सीखें, बंधनों से बाहर निकलना सीखें, तो कहीं ना कहीं वो फ़ायदेमंद होगा बच्चों के लिए भी, सबके लिए। तो मैं आगे बढ़ने से पहले एक मेरे मन में एक जिज्ञासा, एक क्वेश्चन आया कि आपने कम एज में ये सब चीज़ें शुरू की, क्या आपको नहीं लगता है कि आपने कहीं ना कहीं एक ऐसी लाइफ मिस कर दी हो कि आप भी एक अच्छी नौकरी करते, एसी रूम में बैठ के आराम से कुर्सी पे बैठते और एसी की हवा लेते और ज़िंदगी आराम से बिताते,
आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ें मिस की हो? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझता। इनफैक्ट मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं इससे पहले एसी की 2 नौकरियां कर चुका हूँ, एसी रूम में बैठने वाली। तो एसी की नौकरी तुमको कंफर्ट देती है, पर माइंड में भी तो प्रेशर रहता है वहाँ पर। अभी मैं फ्री हूँ, अभी मैं अपने काम कर रहा हूँ, बट हाँ यहाँ पर भी जिम्मेदारियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर जिम्मेदारियों के साथ काम नहीं कर रहा हूँ। अब हमारी टीम भी है, उसकी जिम्मेदारियाँ मुझ पर है, ठीक है, वो भी नौकरी कर रहे हैं। मैं तो युवाओं को या जो मेरी टीम में आते हैं, मैं उनको पूरा वो करता हूँ कि भाई आप सैलरी के पीछे क्यों भागते हो या नौकरी के पीछे क्यों भागते हो, आप एंटरप्रेन्योरशिप के पीछे भागो, ठीक है। आप अपना खुद, जैसे कहते हैं ना, ये मोदी जी का चल रहा है कि आत्मनिर्भर भारत। जैसे आपने बोला कि आपने इस कम उम्र में क्यों करा, तो शायद मतलब मेरे जो गुरुजी लोग थे जो कॉलेज में हमें पढ़ाते थे, स्कूल कॉलेज की बात मैं बोलूँगा, क्योंकि ये चीज़ें कॉलेज से ज़्यादा आई हैं मुझे। स्कूल में तो इनफैक्ट वो प्रेशर ही रहा था कि बोर्ड में इतने परसेंटेज लाने हैं और ये लाने हैं। तो कॉलेज में एक फ्रीडम मिली थी, जब मैं एमबीए में था तो एक फ्रीडम मिलती है एमबीए और ग्रेजुएशन में, कि आप अपना खुद का डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या सब्जेक्ट चूज़ करना है, ठीक है, किस दिशा में आगे जाना है। और एक वहाँ पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी होती थी कॉलेज में कि अगर आप पूरी क्लास में से अगर आप इन चीज़ों को हैंडल करेंगे, एक जैसे क्लास रिप्रेजेंटेटिव काइंड ऑफ, तो मैं उन चीज़ों को बड़े फर्स्टली जाके वो करता था। अगर मेरे को मौका मिलता था कि मुझे पूरी क्लास या डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले मैं जाता था कि वहाँ पे एक जिम्मेदारियाँ जैसी चीज़ें आती थी कॉलेज में कि हाँ मैं पूरे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि ये चीज़ें प्रॉब्लम चल रही हैं डिपार्टमेंट में। तो मेरा काम होता था कि जो चांसलर्स वगैरह हैं उनके साथ ये चीज़ें बैठक करके, तो इन चीज़ों में एक मज़ा आता था कि हाँ हम जिम्मेदार इंसान हैं अपने डिपार्टमेंट के, और हमारी वजह से ये सब चीज़ें स्मूथली चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आज के युवाओं को बोलूँगा कि आप ये जिम्मेदारी लेना सीखिए, आप मत भागिए परसेंटेज के पीछे। मैं बहुत एवरेज किस्म का स्टूडेंट था, फर्स्ट डिवीज़न लाने के लिए मेरे को बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता था, क्यों झूठ बोलना है। तो बड़ा एक एवरेज स्टूडेंट होने के बाद भी मतलब, पर इन चीज़ों में बहुत मज़ा आता था। एग्ज़ाम से पहले मैं फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहा हूँ, क्योंकि वो फुटबॉल का ग्राउंड दोबारा तो मिलने वाला नहीं था एग्ज़ाम करने के बाद। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें थी। तो यही चीज़ें ना आपको डिसीजन लेने के लिए वो करती हैं कि अगर आप अपने, जैसे आपने बोला कि इस कम उम्र में मैंने ये सब क्यों स्टार्ट किया, तो ये मेरा एक फ़ोटोग्राफी हो गया, एडवेंचर हो गया, इनमें मेरा बहुत इंटरेस्ट था बचपन से ही। कॉलेज के बाद जब हमारी, जैसे अभी कॉर्पोरेट वाले जो बंदे होते हैं वो जॉब छोड़कर छुट्टियां लेकर हमारे साथ आते हैं ट्रैकिंग करने के लिए, तो मैं भी जाता था ऐसे 1-2 बार बीच बीच में अपनी वीकेंड्स पर, ये पुणे वगैरह जहाँ पे मेरी थी तो करने। तो ये जब इंटरेस्ट था, फिर हमें अपने अंदर इतना विश्वास था कि जब हम इस चीज़ में अपना पुट ऑन करेंगे हर दिन एफर्ट, तो हम क्यों डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते, हम क्यों और लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकते इन चीज़ों करके। तो उसी भरोसे के दम पर, और बाकी जो मेरे फ्रेंड्स थे या जो मेरे क्या कहते हैं, एक होते ना वेल विशर्स थे, वो सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया कि हाँ भाई, कॉन्फिडेंस दिया उन्होंने कि आप इसमें अच्छे हो तो आप इसको कर सकते हैं। तो एक विश्वास जो होता है, वो विश्वास आया मुझे उस एज में। तो हमने डिसीजन लिए फिर, और अपने डिसीजन आदमी जब लेता है ना दिल से, और उसे अगर जैसे यही सवाल आप सचिन तेंदुलकर से करते कि आप भी तो अच्छे साइंटिस्ट या कुछ पढ़ सकते थे, तो वो एक कहानी हमने पढ़ी थी बचपन में, अब्दुल कलाम जी की कहानी हम पढ़ते थे, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, अगर आपने पढ़ी हो, या हर किसी को पढ़नी चाहिए वो सब चीज़ें। तो इन किताबों के पढ़ने से ना अंदर आदमी के आत्मविश्वास आता है कि हाँ, जब ये लोग इस जगह से करके, ये सब करके वो भारत के राष्ट्रपति तक बन गए, तो हमने तो एक बहुत छोटा सा काम किया है। हमने तो सिर्फ एक एडवेंचर कम्युनिटी खोली है, हमने तो कोई राष्ट्रपति नहीं बनना या कुछ नहीं करना। और अगर हमारे थ्रू अगर 100-200 लोग जुड़ के ये चीज़ें करके मोटिवेट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के लिए। फिर दूसरी बात है कि मैं कुछ कभी कभी आर्टिकल भी लिख लेता हूँ इन चीज़ों पर। जब मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तो आर्टिकल लिखने का बड़ा शौक था कि अखबार में आर्टिकल छपे मेरे, वो पर छपे नहीं, 1-2 छपा था, इतने नहीं छपे कि भैया हम, कोई नहीं, आपकी न्यूज़ आ जाती है। नहीं तो वो सब चीज़ें रहती थी। तो एक आर्टिकल मैंने लिखा था, मुझे आज वो आर्टिकल याद आ रहा है जब आपने ये बोला है कि जब हमारे आज़ादी से पहले की हम जब बात करते हैं, तो जब भगत सिंह, राजगुरु और ये सब 23 साल की उम्र में देश की आज़ादी के लिए अपनी फांसी दे सकते हैं, तो हमारा तो इंडिया अब आज़ाद है। अब तो हमें किसी के ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि हम डिसीजन लेंगे तो कोई हमें रोकेगा। अब तो हम फ्री हैं ना, तो अब फ्री में अगर हम डिसीजन अपने नहीं ले पा रहे हैं तो फिर वो ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी है। सही सीधी सी बात ये है। जी जी। तो हमें अब कंट्रीब्यूट करना है, फ्री इंडिया में हमें अपना कंट्रीब्यूशन देना है, मैक्स टू मैक्स कितना दे सकते हैं, वो सब चीज़ें हमें करनी है अभी।
सर विजय सर, मेरा दूसरा जो क्वेश्चन है कि एडवेंट थ्रिल कंपनी का आपने उसके बारे में बताया, तो मेरा आपसे क्वेश्चन यही है कि उसकी शुरुआत कैसी हुई, उसकी आपने नींव कैसे रखी। तो यही मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन भी है जो इस प्रोग्राम का है, एडवेंट थ्रिल की शुरुआत कैसी हुई और इसके पीछे आपका मोटिव क्या है, या क्या आप मैसेज देना चाहते हो आप? जब मैंने बैंक में जॉब करता था मैं 2015-16 तक, तो उस टाइम तक हम 5 फ्रेंड्स रहते थे अपने उस फ्लैट में पुणे में। तो मैंने उनको बोला ऐसे ही, मतलब प्रेशर तो काफ़ी रहता है जॉब में, जैसे आपने बोला ना एसी में, मैं बैंक में जॉब की बात बता रहा हूँ, पूरा बढ़िया एकदम। तो वहाँ पे प्रेशर इतना रहता था कि रात को सपने में भी हम चेक काट रहे होते थे, ठीक है, ये प्रेशर रहता था वहाँ। मतलब सपने में हमारा बॉस हमसे बोल रहे होते थे कि हाँ भाई विजय किधर है, अकाउंट कहाँ है, चेक। तो लिटरली मैं आपको कॉर्पोरेट लाइफ बता रहा हूँ, एसी वाले उसकी। तो ये था, तो मतलब ऑल्दो मैं बढ़िया परफॉर्म करता था, सब जब जो भी काम करो अच्छे से करो, दिल लगा के करो, बट एक जो प्रेशर था वो तो बरकरार था। तो ऐसे ही कुछ आया दिमाग में कि भाई अब बहुत ज़्यादा हो चुका है प्रेशर, आई थिंक अब नहीं होना चाहिए इतना ज़्यादा आगे। तो मैंने डिसीजन ले लिया कि भाई मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, और 1 मंथ का हमारा नोटिस पीरियड होता है कभी भी जब जॉब छोड़ते हैं, 1-1.5 महीने का। तो मैंने अपने फ्लैट पर बता दिया अपने दोस्तों को कि भाई मैं जॉब छोड़ने का प्लान बना रहा हूँ, तो क्या मैं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि 1-2 फ्रेंड से हमें कनेक्ट करना होता है ना, कि उनके भी राय ले ली जाए एक बार को। डिसीजन लेने इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि अब तक आपको इतनी सैलरी मिल रही है, सब कुछ फिक्स है, अपना बढ़िया चल रहा है सब कुछ एकदम, पर जैसी जॉब छोड़ेंगे वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, जो लाइफ की स्टेबिलिटी है, फिर उसके बाद क्या करोगे तुम। तो 1 महीने तक, मतलब मुझे उन्होंने ये बोला आप 1 महीने तक जॉब नहीं छोड़ सकते, पहले हम हर दिन रात को, क्योंकि हम खाना एक ही साथ खाते थे रात को आने के बाद, तो कि भैया एक महीने तक हम आपको वो पूछेंगे, सवाल जवाब आपके सामने सिचुएशंस रखेंगे कि आप करना क्या चाहते हो, अगर इसमें ऐसे हुआ तो आप क्या करोगे, ये सब। तो 1 महीने तक लंबी प्रक्रिया चली थी उस टाइम पर पुणे में, कि उन्होंने बिजनेस में अलग अलग तरीके के फेलियर्स होते हैं, अलग अलग तरीके की कठिनाइयाँ आती हैं, तो वो सब चीज़ें रखी। जब वो 1 महीने के बाद पूरा, मतलब मैं 5 लोग थे वो, और मेरे से इंटरव्यू करते थे एक तरीके से, हर दिन शो चलता था रात को हमारा फ्लैट पर, तो हर दिन रात को फिर वो और सिचुएशन क्रिएट करते थे। तो फाइनली उन्होंने 1 महीने के बाद मुझे बोला ठीक है भाई साहब आप छोड़ सकते हो, हमें थोड़ा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर जुनून है ठीक है। तो उन्होंने मुझे अलाउड किया, तो मैंने अपना 1 महीने वो पेपर डाले थे। अब मैं दूसरी बात बता रहा हूँ कि जो मैनेजर साहब थे हमारे ब्रांच हेड बैंक के, तो उन्होंने मुझे बोला था, मैंने बोला कि मुझे एक्सपीरियंस लेटर भी नहीं चाहिए मैं अपना 1 महीना और बर्बाद नहीं करना चाहता वेट करके। तो उन्होंने बोला तेरा करियर ही बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा मेरे को करियर की चिंता ही नहीं है, अब तो जो करना है अपना काम शुरू करना है। तो उस तरीके से, और मैंने कहा सर आपको अगर करियर बनवाना होगा किसी का तो 2-3 साल बाद मुझे कांटेक्ट ज़रूर करना तो मैं कोशिश करूंगा कि इस तरीके का चीज़ें बनाई जाएं कि हम किसी का करियर बना सकें, क्योंकि दिमाग में आ चुका था कि क्या करना है, और ये नाम वगैरह सब सोच चुके थे हम 1 महीने में, कि मतलब माइंड में सेट बना चुका था कि एडवेंचर की फील्ड में जाना है। तो हमारा नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, एडवेंचर का हमने एडवेन, और इसमें फिर थ्रिल तो रहता ही है, एकदम रोमांच हर जगह पे, खतरे ही खतरे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हमने दोनों को कंबाइन करके अपना एडवेंचर नाम तब रखा था, और तभी हमने ये शुरू करा। अभी बड़ी खुशी होती है कि मतलब 7 सालों में हमें काफ़ी लोग जानने पहचानने शुरू हो गए हैं, इंडिया में बाहर भी हमारी क्लाइंटेज बढ़ चुकी है, यूरोप के लोग हमारे पास हिमालय में आते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने हिमालय को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब ग्लोबली लेवल पर। और इसके अलावा हमने एक दिशा दे दी है युवाओं को कि भाई जब मैं कर सकता हूँ ये सब इतने डिसीजन लेके, तो आप तो पेरेंट्स के सपोर्ट से भी कर सकते हो, मतलब आप अपने फैमिली को विश्वास में ले सकते हो, पहले एग्जाम्पल आप दे सकते हो हमारा, ठीक है। अब हमारे एडवेंचर का सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि हम क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। कि सबसे मैं आपको एक इनसाइट दे देता हूँ कि हमारे पहाड़ हैं, हम यहाँ पहाड़ में पले बड़े हैं, सब कुछ यहाँ हमने देखा है बचपन से लेकर अब तक। तो पहाड़ों को एक लोगों ने एक बिजनेस बना दिया है, मतलब जनरली मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ये पहाड़ों के युवाओं को बात समझनी चाहिए कि पहाड़ को नीचे के लोगों ने, वो लोग आके यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, तो पहाड़ का युवा भी बड़े आराम से कर सकता है। बस हमें थोड़ा अच्छे से प्रोफेशनली होना होगा, ठीक है। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ कि हम अलग अलग जगह पर जाते हैं तो वहाँ से 4 चीज़ें सीख के आते हैं, हमें वो चीज़ें अडोप्ट करनी होंगी। हमें मतलब ऐसा एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं हम यहाँ कि लोग आएँ यहाँ पर कि देखने की क्या बढ़िया सुविधाएँ हैं पहाड़ में, क्या बढ़िया तरीके के लोग हैं, क्या बढ़िया रिसोर्स, मतलब यहाँ पे नेचुरल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं पहाड़ में, उनको कमर्शलाइज मत करिए,
उनको जैसे नेचुरल है ऐसे ही रनिंग, क्योंकि पहाड़ इसीलिए बने नेचुरल है। अगर उनको प्लेन बनाना होता तो फिर वो तो नीचे भी पहाड़ बना देते लोग प्लेन में। तो वो सब चीज़ें हैं, तो युवाओं को ये समझ सकते हैं। तो एडवेंचर अच्छा काम कर रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू जो गोल्स हमने डिसाइड किए थे उन दिशा में हम बढ़िया जा रहे हैं। और इसके थ्रू एक ये है कि एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन बने। मतलब ये नहीं है कि जैसे लोग ना पार्ट टाइम में ले लेते हैं एडवेंचर को, कि भैया थोड़े दिन करा उसके बाद कुछ और कर लेंगे, ये कर लेंगे। तो एक पार्ट टाइम व्यवसाय बना के रख दिया है लोगों ने, या पार्ट टाइम प्रोफेशन बना के रख दिया है कि कुछ दिन आते हैं करते हैं फिर अपना इसमें। बट यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्ड बन सकता है, जैसे आईटी सेक्टर है, जैसे अलग मेडिकल सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, एडवेंचर सेक्टर भी एक प्रोफेशनली, इसमें बढ़िया सैलरीज हो सकती है, बढ़िया पैकेजेस हो सकते हैं, बढ़िया स्किल्स हो सकती है कि अगर कोई अच्छे लेवल का गाइड है तो उसे अच्छे लेवल का पैकेज और ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए, जैसे एक अच्छे इंजीनियर को पैकेज वगैरह मिलता है। तो हमारा इस दिशा में एक कार्य है एडवेंचर के थ्रू कि हम एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाएं अपने आप को। तो अगले 10 सालों तक का यही टारगेट है कि हमारे पास कुछ परमानेंट एम्प्लॉय होंगे, कुछ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग जगह में, ताकि वो एक पार्ट टाइम प्रोफेशन बन के ना रह जाए। तो इस दिशा में कार्य हम कर रहे हैं। अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे आप साइकिलिंग करते हैं, माउंटेनिंग करते हैं, रनिंग भी करते हैं, फोटोग्राफी भी करते हैं, तो मैं एक खुद वीआई हूँ, विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, और चेन्नई पीवीडी से मैं पढ़ा हुआ हूँ। पहले तो थैंक्स कि मैंने आपके साथ एक ट्रैक भी किया था ब्रह्मताल का। तो मेरे इसके पीछे क्वेश्चन है कि ऐसे और भी बहुत सारे वीआई होंगे जो चीज़ें करना चाहते हैं बट कुछ चीज़ों के कारण कर नहीं पा रहे होंगे। तो मेरा यही क्वेश्चन है, क्या उनको मोटिवेट करने के लिए क्या आप बताएंगे कि वो भी जो मैं चीज़ें आज कर रहा हूँ या जो आप चीज़ें कर रहे हैं वो किस तरह से और कितनी आसानी के साथ ये सब चीज़ें कर सकते हैं? देखो, आसानी के साथ तो मैं श्योर नहीं हूँ कि हर चीज़ एकदम, कोई कुछ भी चीज़ आसान नहीं है। बट हाँ, हम इस दिशा में मैं डैम श्योर हूँ। हाँ, मोटिवेट कर सकते हैं। मैं मोटिव की बात ही बता रहा हूँ। तो डेफिनेटली 200% कर सकते हैं, 200% वीआई भी पहाड़ चढ़ सकता है, ठीक है। और हम इस दिशा में कार्य भी कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ इस तरीके की टीम रहे, मतलब हम इस दिशा में कार्य की कुछ इस तरीके के प्रोग्राम्स रहें जहां हम ऐसे लोगों को भी पहाड़ पर लेके जाएं। उनके भी अंदर हम उन्हें जब ये बताएंगे कि आप इतनी ऊंचाई पर खड़े हो, इतनी डिग्री पर हो, सामने आपके वो वाला पहाड़ है, पीछे आपका वो है, तो उनके अंदर की फीलिंग्स हम देखना चाहते हैं कि वो क्या फील करते हैं, ठीक है। पहली बात तो इस दिशा में ज़रूर काम कर सकते हैं। और आजकल की डेट में कौन क्या नहीं कर रहा है, मतलब एक, अगर आप इंटरनेट वगैरह इन चीज़ों को फॉलो करते होंगे तो कई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल बिना पैर के माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके हैं, मतलब जी। तो हर चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। इस दिशा में कार्य भी कर रहे हैं और इस दिशा में आगे आना चाहिए। मतलब मैं वीआईज को या जो भी डिसेबिलिटीज़ वाले जो बच्चे हैं, लोग हैं, मैं उनको मोटिवेट ज़रूर करना चाहूँगा। और बहुत अच्छा कर रहे हैं इस क्षेत्र में, क्योंकि एक, मतलब कुछ भी चीज़ संभव नहीं है, ये सारा एक माइंड का गेम है, ठीक है। माइंड अगर आपने बना लिया तो मैं, मतलब बीच बीच में जैसे आपने बोला साइकिलिंग करते रहते हैं जो चीज़ें, तो ये साइकिलिंग जो भी करी गई हैं तो ये अपना माइंड टेस्ट करने के लिए करी गई थी कि हमारा जो माइंड एंड बॉडी का जो तालमेल है वो कितना सब। तो साइकिलिंग करके निकल गए थे कन्याकुमारी तक, तो वो उसका एक टेस्ट यही था कि देखता हूँ कितना वो है। और जब, मतलब वो कन्याकुमारी तक की यात्रा तो मैं ही जानता हूँ अंदर से कि क्या क्या रास्ते में किस किस तरीके की कठिनाइयाँ आई। बट जब मैं वहाँ से, मतलब 15वें दिन जब मैं कन्याकुमारी पहुंचा था, सामने जमीन ही नहीं थी, समुद्र था। तो वहाँ वो 15 दिन पीछे वाले भूल चुका था मैं। जमीन होती तो आप वो भी लांग जाते। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं था। तो वो एक, जैसे सीमाएं होती हैं कि मैंने अपनी सीमा टेस्ट कर ली, क्योंकि मेरे को उस टाइम पर इतने ज़्यादा रिसोर्स नहीं थे, इतनी ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम नहीं था मेरे आसपास का। बट मेरी सीमा थी कि मैं अपने देश में तो मैं कहीं भी घूम सकता हूँ फ्रीली। कोई मुझे ये थोड़ी बोलेगा कि आप यहाँ पर क्यों घूम रहे हो, यहाँ साइकिल क्यों चला रहे हो। तो मेरी सीमा थी कि मैं देहरादून से कन्याकुमारी तक जा सकता था, तो मैं गया, ठीक है। अगर मुझे वहाँ पे नाव वाले अलाउड कर देते, बोट वाले कि चलो श्रीलंका लेके चल रहे हैं, तो हम वहाँ पे भी चले जाते। तो ये हमारी सीमाएं होती हैं, माइंडसेट होता है कि हमें ये चीज़ें चेक करनी होती हैं। तो ये हर इंसान पर लागू होता है, कोई भी डिसेबल हो, कुछ भी हो, कि वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, अगर उनको सपोर्ट की बात आती है तो हमें अप्रोच कर सकते हैं श्योरली। अगर कोई वीआई ऐसा है जिसको ये है मन में कि मुझे पहाड़ चढ़ना है या क्या करना है, हमें डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। तो हम इस दिशा में जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो सपोर्ट हम जरूर करेंगे एज अ कम्युनिटी। तो ये मैं एश्योर कर सकता हूँ। तो इसके लिए थैंक यू। और एक अगला क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे आप साइकिलिंग कराते हैं, बड़े बड़े इवेंट कराते हैं, देहरादून में भी कराई आपने, उत्तराखंड की सबसे बड़ी रेस कराई है आपने, तो मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे आप साइकिलिंग कराते हैं, देश के कोने कोने से लोग आते हैं, विदेश से भी लोग आते हैं,
तो आप उसका जो प्रचार प्रसार है वो किस तरह से करते हैं और उसमें कितनी मेहनत लगती है? उसमें अगर मैं कहीं बैंक में जॉब कर रहा था तो अगर मैं 100% दे रहा हूँ तो इसमें हमें 200% देनी पड़ती है, सीधी सी बात है। यहाँ पर कोई हम ऐसा तो है नहीं कि हम सुबह 5 बजे 10 बजे उठे अपना 5 बजे काम ख़त्म कर दिया। यहाँ तो हमारे खुद के चैलेंजेस हैं कि भाई ये चीज़ हमने डिक्लेयर करी है, हम ऐसी रेस कराने वाले हैं, अगर यहाँ लोग नहीं आएंगे तो हम ही फ्लॉप हैं कहीं ना कहीं। अगर कोई आएगा ही नहीं तो हमें इसमें दिन रात काम करना पड़ता है। प्लस दूसरी चीज़ कि हम ऐसे कैसे कर लेते हैं मैनेज, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि जैसे आजकल ना टेक्नोलॉजी वाला ज़माना है या मार्केटिंग प्रमोशंस ये सब चीज़ों का ज़माना है। और जब मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ाई में पढ़ी हुई हैं तो मतलब ये युवाओं के लिए भी एक एग्जांपल है, संदेश है कि आप अपनी जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं कॉलेज में या कहीं पर भी, या जो भी आप एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो बजाय आप सबसे बड़ा आसान तरीका है, लोग बोलते हैं कि हमें सपोर्ट नहीं मिलता है, हमें रिसोर्स नहीं मिलते हैं ये चीज़ें करने के। सबसे बड़े रिसोर्स आप खुद हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो रिसोर्स मेरे पास भी नहीं थे, मेरे पास भी कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, बट हमने जो हमारी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उनको हमने अपना वो बनाया रिसोर्स कि भाई मार्केटिंग की स्किल्स हैं, हम मार्केटिंग करते हैं। हम जब अकाउंट बैंक में जॉब करके वो सब काम कर रहे थे वो हम अपने लिए भी कर सकते हैं। तो एक आपने को दिनचर्या बनानी होती है कि आप जिस भी चीज़ में एक्सपर्ट हैं आप ये डिसाइड करिए कि आप उस काम को किसी कंपनी के लिए करना चाहते हैं, किसी कॉर्पोरेट वाले लोगों के लिए करना चाहते हैं, या आप अपना खुद का शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए। तो हमारे पास मेरे पास मैं और 2-3 ऐसे और भी टीम में लोग हैं जो अपने रिसोर्सेज, जो अपनी जो क्वालिफिकेशन है, इनके बेस पर हम अपना काम खुद का डिसाइड करते हैं कि कहीं ना कहीं जो अगर हम आज ये कर रहे हैं तो लोग हमें जान पा रहे हैं। हमारे पास लद्दाख से राइडर्स आते हैं, अरुणाचल प्रदेश सबसे लास्ट का जो इधर लद्दाख हो गया, उधर पूरा चाइना बॉर्डर का, वहाँ दूर दूर से हमारे पास राइडर्स आ रहे हैं, तो हम उन तक पहुँच पा रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। हमारे पास नेपाल के लोग अप्रोच कर रहे हैं और बाहर के और भी देशों के लोग आते हैं, जर्मनी के लोग हमारे पास आते हैं। तो ये यहाँ तक हमारा अगर वो पहुँच रहा है तो वो अपनी क्वालिफिकेशंस, अपने जो एक्सपर्टीज़ हैं, हम यही काम तो हम अपने कॉर्पोरेट में भी करते थे जब अगर हम वहाँ पर बैंक में करते थे, तो वही सब चीज़ें हम अपने यहाँ पर भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो एक बहुत बढ़िया लर्निंग लेसन है कि जब आप अपना कुछ भी पढ़ते हैं या कुछ भी करते हो तो ना कि सिर्फ उसे एक सैलरी का माध्यम बनाया जाए, आप उसके थ्रू अपना एक कहते हैं ना एम्पावरमेंट कर सकते हैं अपने आप को, अपने आसपास की कम्युनिटी को एम्पावर करते हैं। मतलब सीधी सी बात है, आप अपने एक्सपर्टीज से अपने फैमिली को या अपने लिए करने से बेहतर है आप 10 लोगों के लिए करिए। तो उससे एक अपना आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं देश के लिए, आप उनके सपनों को साकार कर रहे हैं जो लोगों ने आज़ादी से पहले अपने वो करे थे। तो ये मेरा पर्सनल विचार है कि हर किसी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपने बेस्ट उससे, तो इसी के थ्रू ये सब चीज़ें हो जाती हैं, साइकिल रेस या जो भी है। तो विजय सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये है, जैसे आप इतनी सारी चीज़ें करते हैं, साइकिलिंग, रनिंग, माउंटेनिंग, इतनी सारी एनर्जी के साथ आप अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं, सारे प्लान्स को, तो मेरा अगला क्वेश्चन यही है कि आप मतलब आज के दौर में बहुत बिजी लाइफ चल रही है, जो लोग फिट होना चाहते हैं या फिट बनना चाहते हैं और उस चीज़ के लिए अभी इतना काम नहीं कर पा रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो उन सब लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, इसका कोई वो तो है नहीं कि जैसे 24 घंटे हैं सब किसी के लिए हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं और सबके पास 24 घंटे हैं। अब आपको अपना टाइम टेबल खुद सेट करना पड़ेगा कि अगर आप, सीधी सी बात है, आपके घर से आसपास कहीं पे, मैं अपना एग्जांपल दूंगा कि अभी मैं साइकिल से जाता था अपने ऑफिस मैक्सिमम टाइम, थोड़ा आजकल थोड़ा इधर उधर जाना होता है बहुत सारी जगह, तो मैं थोड़ा वाहन का यूज़ करने लग गया हूँ, बट मैं पहले साइकिल से जाना पसंद करता था अगर कहीं पे भी जा रहा हूँ, क्योंकि मैं सुबह को नहीं उठ पाता था। अगर मैं लेट नाइट तक काम कर रहा हूँ या कुछ और चीज़ें चल रही हैं तो मैं सुबह नहीं उठ पाऊँगा, ओबियसली सी बात है। बट मैं इतना तो कर सकता हूँ कि अगर मैं सुबह 8-9 बजे कभी भी अपने घर से बाहर निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए या किसी काम के लिए, मैं साइकिल से जा सकता हूँ। तो मैं जब कन्याकुमारी गया था तो मैंने कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं करी थी साइकिल चलाने के लिए या कि भैया इतना लंबा लंबा चलाऊंगा। हाँ, वीकेंड पर मैं मसूरी ये सब चीज़ें कर लेता था, राइड, वीकेंड टू वीकेंड जब फ्री होते थे। बट हर दिन का मेरा ये था कि 14-15 किलोमीटर की साइकिलिंग थी, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, वही 7-7 किलोमीटर की, 14 किलोमीटर की राइड मैं आपको बता सकता हूँ। आप मेरा गूगल उस पर देखेंगे मैप पर तो 14 किलोमीटर की राइड होती थी बस सुबह को और फिर एक शाम को। तो अगर एक आपने दिनचर्या मेंटेन कर ली कि आप इतना चलाएंगे रेगुलर, आपने शरीर को आधा घंटा भी दे रहे हैं किसी भी काम के, आप साइकिलिंग को कर सकते हैं यूज, आप वॉक कर सकते हैं। आप बजाय अगर थोड़ा मार्केट में जा रहे हैं, थोड़ा पास में ही थोड़ा सा सामान लाना है, आप पैदल वॉक करके जाना शुरू कर दीजिए बजाय व्हीकल ले जाने के।
तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको अपना रूटीन ना खुद सेटअप करना पड़ेगा, आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि हाँ मेरे को ये वाहन नहीं लेना है तो नहीं उठाना है। कहीं ना कहीं आपका मतलब ये एक वो होता है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा आपको इन चीज़ों के लिए। आप वीकेंड में एक बार आपने ज़रूर डिसाइड कर लिया कि आपने हफ्ते में एक दिन तो अच्छा देना है कि एक्सट्रीम एक्सरसाइज कर सकते हैं आप उन चीज़ों के लिए, क्योंकि ये चीज़ें करने से आप ना हॉस्पिटल जाने से बच जाएंगे। मतलब मुझे खुद नहीं याद मैं लास्ट टाइम हॉस्पिटल कब गया था, भगवान ना करे कि जाना पड़े, बट इन चीज़ों से जाकर आप और आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई ना जाए भगवान की मतलब मेरी ये है, बट आप जब जाते हैं तो वहाँ पर भी उतना ही सेम पेन सेम वो सब चीज़ें होती हैं जो हॉस्पिटल बेड पर लेट के होता है, जितना एक्सरसाइज में होता है आपको शुरुआती दिनों में। आप खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आप हर दिन दौड़ लगाएंगे तो शुरू के 4-5 दिन आपको पेन वगैरह रहेगा, बाकी तो फिर आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। तो वो तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। तो हर किसी को निकलना चाहिए। जब हम इस पृथ्वी पर आए हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने घर से 1 किलोमीटर के दायरे कोई ना जाने, आप वहाँ से 10 किलोमीटर के आसपास घूमेंगे तो आपको और अच्छी चीज़ें निकलने को मिलेंगी। अब जैसे मैं देहरादून में रहता हूँ तो देहरादून इतना बढ़िया है, तो बीच में तो अब कंक्रीट बन चुका है, बट कहीं पर भी आधे घंटे 40 मिनट बाहर इधर उधर निकलेंगे तो आपको बड़ी, तो जब तक मेरा एक देहरादून का पूरा राउंड नहीं हो जाता दिन मुझे अधूरा सा लगता है जब मैं देहरादून में रहता हूँ। ठीक है, आपके हैबिट में आ गया है। तो अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। विजय सर, मेरा अगला क्वेश्चन है कि आपने बताया एडविन थ्रिल कंपनी है, इसमें आप क्या क्या एक्टिविटीज़ कराते हैं ताकि हमारे दर्शक भी आप तक पहुंच सके और आजकल टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, उससे एडविन थ्रिल से जुड़ सकें और फिट रहें? देखो ये जुड़ने का तो यही बोलूँगा कि अगर कोई इंसान अपने शरीर को या इन चीज़ों को एक्टिविटी दे रहा है ना, वो ऑटोमेटिकली हमसे जुड़ गया। कि अगर हमारे ये सुनने के बाद वो इन चीज़ों को एक्टिविटीज़ को करना स्टार्ट हो गया तो बड़ी खुशी होगी अगर हमें पता चल जाएगा कि वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं या उनको ये बेनिफिट्स हो रहे हैं। बट एक्टिविटीज़ में जैसे हम अभी बेसिकली माउंटेनियरिंग करते हैं, जो जैसे ऊँची पहाड़ियाँ जो चढ़ने का सिस्टम रहता है कि भैया पीक्स होती हैं सबसे ऊंची ना, उत्तराखंड में काफ़ी पीक्स हैं, नेपाल में है, अलग अलग देशों में पीक्स हैं मैक्सिमम में। तो वो सब फिर ट्रैकिंग एक थोड़ा माउंटेन से छोटा फील्ड होता है, वहाँ पहाड़ के आसपास से निकल के चले जाते हैं, पहाड़ नहीं चढ़ते पूरा, पर पहाड़ के आसपास से या थोड़ी छोटी चोटी पर चढ़ गए हम, तो वो उसको हम ट्रैकिंग बोलते हैं। ट्रैकिंग हो गया, रॉक क्लाइंबिंग हो गया, साइकिलिंग हम प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, फिर कुछ रनिंग, ट्रेल रनिंग और ऐसी चीज़ें निकाल कर हम ला रहे हैं कि इससे गतिविधियाँ बढ़े, प्लस इन क्षेत्रों में रोजगार बढ़ जाएंगे। क्योंकि हमारे पहाड़ में अगर बोलते हैं ना, यहाँ पर तो लोग बोलते हैं पहाड़ में तो कुछ नहीं है, तो पहाड़ में बहुत कुछ है अगर करना चाहें तो उसी दिशा में हम कार्यरत हैं। और एक्सट्रीम स्पोर्ट्स होते हैं कुछ और भी ज़्यादा, तो इन चीज़ों से पर्यावरण का संतुलन भी मेंटेन रहता है कि भैया पर्यावरण भी सही है, पैदल चल रहे हैं तो पर्यावरण को क्या नुकसान, तो खुद भी स्वस्थ रह रहे हैं। हाँ, तो चल रहे हैं तो यही सारी एक्टिविटीज़ हैं और कोई भी इंसान इनको कर सकता है। इंटरनेट पर आपको मिल जाएंगी ये सब चीज़ें, तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं और वेबसाइट वगैरह पर भी हमारे सब कुछ लिखा है। तो आप अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए, स्पेशली मैं, क्योंकि ये कार्यक्रम आपने बोला है कि विजुअली इम्पेयर्ड और ये सब चीज़ें, तो मैं मोटिवेट ज़रूर करना चाहूँगा विजुअली इम्पेयर्ड को भी, मतलब जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको भी, कोई भी हो। इनफैक्ट हमारा एक इनिशिएटिव ये है एडविन थ्रिल का, आपको इस चीज़ के बारे में बता दूं कि हम जो माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले हैं 2024 में, दुनिया की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है, और ये किलिमंजारो भी उसी का पार्ट था कि जो 7 कॉन्टिनेंट्स की 7 हाई पीक्स हैं वो हम चढ़ने वाले हैं इस दिशा में। तो हम ऑटिज्म के लिए काम कर रहे हैं। तो ऑटिज्म वाले बच्चे भी बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, काफ़ी फिजिकली स्ट्रॉन्ग और ये सब चीज़ें हैं। तो हमारा एक लक्ष्य है कि हम ऑटिज्म की दिशा में कार्य करें, हम उन बच्चों को ट्रेनिंग दें। तो हमारा जो मिशन एवरेस्ट है 2024 का, वो डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए ये है कि हम उनको इस दिशा में ट्रेन करें कि वो ऐसी चीज़ें तो कर पाएँ जो वो पॉसिबिलिटीज़ के साथ कर सकते हैं बेस्ट। तो कोई भी इंसान कांटेक्ट कर सकता है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, एनीवन जो अपने बच्चों को इस दिशा में सपोर्ट करना चाहते हैं, और जितना भी हमसे संभव होगा हम वो ज़रूर करेंगे आगे। तो जैसा कि आपको मतलब आपके जो स्कूल है यहाँ पर जो NIPVD, तो हम इसके साथ ऑलरेडी प्रीवियसली कुछ प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, गंभीर उसका पार्ट था और ये सब चीज़ें। जैसे यहाँ पे ब्लाइंड फुटबॉल को काफ़ी इनकरेजमेंट मिलता है इस स्कूल से, और
मुझे बड़ी खुशी होती है यहाँ आकर कि ऐसे बच्चों के साथ, जैसे आपने बोला था ना कि जो लोग काम, क्या मोटिवेशन रहेगा उन लोगों का अगर वो फिजिकली फिट होना चाहते हैं, तो वो लोग एक बार NIVH आके यहाँ पे बच्चों के साथ ग्राउंड में आके देखें कि यहाँ पर ये इतने ज़बरदस्त फुटबॉल खेलते हैं। इंडिया टीम को 4-4 5-5 इन्होंने प्लेयर दे दिए हैं और मुझे बड़ा खुशी होती है इन बच्चों के साथ प्रोजेक्ट करके अपना। तो हमारा कहीं ना कहीं मोटिव, मतलब जैसे जो हमने एम लेके चले थे कि हम सोसाइटी में कुछ चेंज लाएंगे, तो वो मुझे यहाँ आकर फुलफिल होता नज़र आता है जब मैं NIVH के कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम करता हूँ। इससे पहले हमने जैसे हमने कारगिल विजय दिवस पे मैराथन करवाई थी, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो कारगिल के वॉर हीरो थे, जो कारगिल वॉर 1999 में हुआ था, वो तब मैं 5वीं क्लास में था। तो मैंने उनका अखबार में पढ़ा था कि नचिकेता राव सर हैं, ग्रुप कैप्टन थे वो उस टाइम पर इंडियन एयरफोर्स में, और वो अपना फाइटर प्लेन उड़ा के उस कारगिल वॉर में वो कर रहे थे। तो पाकिस्तान में उनका प्लेन क्रैश हो गया था, तो उनको बनाया था। तो मतलब मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है उनसे मिलना, बीच बीच में मिलता रहता हूँ। तो जब वो यहाँ आए तो मुझे लगा कि बच्चों के साथ ही उनका इंटरेक्शन होना चाहिए, ये सब चीज़, तो हमने उनको यहाँ पर भी बुलाया था। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं मोटिवेट करते रहते हैं हमें आगे की चीज़ों के लिए, कनेक्ट करने के लिए, और ये चीज़ें आगे भी जारी रहेंगी। अब मैंने बोल ही दिया है कि जिस किसी का भी, जो भी डिसेबिलिटीज़ वाले जो भी बच्चे हों या पेरेंट्स जो हों, वो अपने बच्चों को इस दिशा में कुछ करवाना चाहते हैं, वो हमसे ज़रूर वो कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने अपना मिशन एवरेस्ट जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को तो समर्पित कर ही दिया है। उन्हीं के लिए पहाड़ चढ़ रहे हैं हम ऊपर। विजय सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आप अफ्रीका की हाईएस्ट चोटी है किलिमंजारो पर गए, तो आप जब वो चोटी पर जा रहे थे, चढ़ते समय आपके दिमाग में क्या थॉट आ रहे थे, क्या मोटिवेशन थी जो आपको ऊपर ले गई? देखो, मोटिवेशन हर पहाड़ चढ़ने से पहले बड़ा ही, मतलब हमें नहीं पता, क्योंकि मैं पहली बार गया हुआ था वहाँ, जबकि हमने सुना था कि भारत के लोग काफ़ी बोलते हैं कि क्योंकि यहाँ पर हमारे हिमालयाज़ हैं, तो ये भी काफ़ी टफ माउंटेन है, हिमालय काफ़ी कठिन पहाड़ है यहाँ पर भी। तो जब किलिमंजारो गए तो वो एक अफ्रीका है, मतलब वहाँ पे गर्मी है, उसके बीच में एक पहाड़ है इस ऊंचाई पर, क्लाइमेट अलग हाँ, क्लाइमेट अलग है वहाँ। तो मज़ा भी आया और चैलेंज भी थे, मतलब वहाँ पर सुबह दिन में गर्मी रहती थी, दोपहर के बाद वहाँ पे बारिश हो जाती थी, हर दिन 2 बजे के बाद वहाँ बारिश होती थी हमारे कैंप्स में। तो हमें 2 बजे से पहले पहुँच के कैंप सेट करने हैं कि भाई बारिश में भीग ना जाए, और ये सब चीज़ें, सामान भीग जाएगा तो फिर तो आगे का मज़ा ही बेकार हो गया। फिर दूसरा, वो डिफरेंट माउंटेन है एकदम हमारे यहाँ से, कि हमारे यहाँ पे जब हम समिट पे जाते हैं तो हमें 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलना पड़ता है यहाँ पर, फिर वापस अपने कैंप में आ जाते हैं 3 किलोमीटर ऊपर नीचे जाकर। मतलब ये मैं लास्ट पॉइंट की बात बता रहा हूँ कि चलना तो काफ़ी होता है, 50 60 70 100 किलोमीटर भी चलना होता है कई पहाड़ों में, हमें इतना चले भी हैं। बट वहाँ पर इतना चले, बट वहाँ की जो समिट थी वो बड़ी लंबी थी, वहाँ पे मतलब 6 किलोमीटर एकदम खड़ी चढ़ाई है ऐसे, और दोनों तरफ वहाँ पे बड़े बड़े आइसबर्ग्स होते हैं जो मतलब 7-7 8-8 फुट वर्ड की बर्फ़ जमी हुई है, क्योंकि वो ऐसी हाइट है, क्योंकि वहाँ ठंडा है ऊपर, मतलब अगर आप 3500 मीटर 4000 मीटर से ऊपर जाएंगे तो आपको ठंडा वातावरण मिलेगा। तो उस वजह से वहाँ पर जब बारिश होती है तो वहाँ बर्फ़बारी होती है उस क्षेत्र में, तो वो बर्फ़ जमी है। वो वोल्केनो वाला पहाड़ है पूरा, तो वोल्केनो में मतलब एक टेक्निकली तो ज़्यादा चैलेंज नहीं था, पर ठंड बहुत थी वहाँ पर, -डिग्री में टेम्परेचर था ये। फिर लंबा रूट है तो कठिनाई हुई, मतलब हर चीज़ को आसानी लेना नहीं चाहिए। मतलब मैं एक पर्सनल, मेरा एक रनिंग ये रही कि जैसे हम सोच के गए थे कि आसान होगा, बड़े आराम से चढ़ जाएंगे, तो मेरे जैसे इंसान को, जबकि हम इतनी ठंड में बहुत रहे हैं अपने यहाँ पहाड़ों में, बट वहाँ की जो ठंड थी वो मुझे हमेशा याद रहेगी ज़िंदगी भर। वो एक अलग सी थी, अलग माहौल दे रही थी, अलग ही वो तो काफ़ी चैलेंज था। और हर किसी को, अगर कहीं पे भी आप जा रहे हो तो प्रिपरेशन के साथ जाना चाहिए। आप पहले उसके बारे में स्टडी ज़रूर कर लें कि वहाँ पे कैसा है। ऑल्दो अभी तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं कि वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है, मैं बता दूंगा। तो ऐसे ही मैं भी पूछ के गया था, बट कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, तो तैयारी के साथ जाना चाहिए हर जगह पर। थैंक यू सो मच सर, बिजी शेड्यूल में से आपने हमें इतना थोड़ा वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आपके लिए गुड विशेस है, और जो 24 का आपका जो एवरेस्ट का जो प्लान है वो ज़रूर सक्सेसफुल होगा। थैंक यू गंभीर, एंड थैंक यू एवरीवन।